है कि यहाँ पर कल्टीवेशन करने वाले व्यक्ति का कल्टीवेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इस जंगल की कुछ खास बात भी है, ये बहुत ज़्यादा घने क्षेत्र में है और इतना ज़्यादा फैला हुआ है सघन रूप में कि यहाँ पर कोई भी जल्दी नहीं आता है। लेकिन सिर्फ इसके अंदर ही क्यूआई टेक्निक बहुत ज़्यादा मात्रा में काम करती है और यहाँ पर स्पिरिचुअल क्यूआई को आप काफ़ी आसानी से केंद्रित भी कर सकते हैं और एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। हालांकि क्यूआई लकड़ियों में बसी हुई है जिसे निकालना इतना आसान नहीं है और शायद यहाँ पर इतनी आसानी से कोई कर भी नहीं सकता कल्टीवेट, क्योंकि यहाँ आसपास जानवर बहुत सारे हैं और ख़ास तौर पर यहाँ के जो पेड़ हैं बांस के, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत और मोटे होते हैं। जिस पर हमारा एनसी बोलता है ऐसा लगता है कि उनका जीवन काल काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। जिस पर डॉल्फियन बोलता है कि हाँ, अगर देखा जाए तो इनका जीवन बहुत छोटा है लेकिन ये इतना भी कमज़ोर नहीं है। यहाँ के बांस की टहनियाँ बाकी सारी टहनियों की तुलना में बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं और ख़ास तरह से इस जंगल का रखरखाव काफ़ी अच्छे तरीके से किया जाता है। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि और क्या खास है। जिस पर डब्ल्यू बोलता है कि बहुत मजबूत और ताकतवर होने के अलावा इन पेड़ों में एक अजीब सी स्पिरिचुअल एनर्जी है जो कि बहुत ज़्यादा ताकत में काम करती है। इसके अलावा इसे कई सारे एलेक्सर्स और जड़ी बूटी के रूप में काम किया जा सकता है। अगर साफ साफ कहूँ तो यहाँ पर एलेक्सर भी बनाया जा सकता है और जहर भी बनाया जा सकता है। क्योंकि इनके अंदर इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल क्यूआई है इसीलिए इंसान इसे सहन नहीं कर सकता है, तो इसे कई बार प्योरीफाई करना पड़ता है तब कहीं जाकर के हम इसे एलेक्सर बना पाते हैं। और अगर मैं डेमोनिक आर्ट की बात करूँ तो इसी से शायद जितने भी एलेक्सर हैं वो बनाए जाते हैं हमारे डेमोनिक सेक्ट में। लेकिन जितने भी बांस है उन सबसे नहीं बना सकते हैं, सिर्फ कुछ पेड़ों से ही बना सकते हैं, उन काटे गए पेड़ों से ही बनाया जाता है। जिस पर हमारा आंसर बोलता है तो इसका मतलब है कि तुम लोग जितने चाहे उतने एलेक्सर बना सकते हो। जिस पर डब्ल्यू होता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। दरअसल एलेक्सर बनाने के लिए जितने भी पेड़ हैं वो जंगल की बहुत गहराई में है, सिर्फ उन्हीं कुछ खास पेड़ों में ही एलेक्सर पाया जाता है और बाकी सारी जितनी भी समस्याएं हैं उनमें कई सारे जो स्पिरिचुअल पावर से भरे हुए जानवर, जिनमें से एक ये भी एक मुर्गा था जिसे आपने देखा। जिस पर हमारा हमसे बोलता है कि ये कितना ताकतवर है। जिस पर वो बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और अगर मैं बात कहूँ तो नीलकमल जंगल में जितने भी ताकतवर जानवर हैं उन सब में सबसे कमज़ोर जानवर है। ये एक ऐसा जानवर है जो कि उन ताकतवर जानवरों के सामने कुछ भी नहीं है। जिस पर हमारा एनसी बोलता है कि क्या कहा, कमज़ोर जानवर? अगर ये कमज़ोर है तो ताकतवर कौन हो सकता है? जिस पर डॉल्फिन बोलता है कि नीलकमल जंगल के अंदर गहराई में पाए जाने जितने भी स्पिरिचुअल जानवर और स्पिरिचुअल पेड़ है जिनसे एलेक्सर बनाया जाता है उन सब में सबसे कमज़ोर है। यहाँ पर कोई भी जल्दी नहीं आता इस जंगल में क्योंकि बहुत सघन और बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कुछ जो महान मास्टर हैं वही एलेक्सर लेने के लिए और उन्हें बनाने के लिए इन पेड़ों का इस्तेमाल करते हैं और अंदर जाते हैं। डीमन सेक्ट से सिर्फ जंगल में 2 बार ही आते हैं कुछ महान मास्टर्स जो कि हाई लेवल के अधिकारी होते हैं और यहाँ पर इन डिवाइन बांस की कटाई करते हैं और उसके बाद उससे एलेक्सर बनाया जाता है। लेकिन ये बात ध्यान रहे कि उनके लिए भी ये हिस्सा बहुत खतरनाक है। यहाँ पर उससे भी अधिक खतरनाक जानवर है और अगर कोई यहाँ पर फंस जाता है तो उसकी जान बहुत ज़्यादा मुश्किल से बचाई जा सकती है या फिर लगभग वो मर ही जाता है। हालांकि ये बहुत कोने में है हम जहाँ रह रहे हैं, इसीलिए ये सुरक्षित है। जिस पर हमारा एलसी बोलता है कि कैसे। जिस पर वो उससे माफ़ी मांगते हुए बोलता है मुझे माफ़ कीजिएगा, नीलकमल जब यहाँ वापस आया तो उस समय मैं घूमने चला गया था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपने अहंकार में भूल गया था कि मैं आपकी रक्षा नहीं कर सका, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर। जिस पर हमारा एनसी बोलता है कि कोई बात नहीं, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और वैसे भी हम जंगल के बहुत ही किनारे बसे हुए हैं लेकिन उसके बाद भी यहाँ जानवर आ गए और तुमने यहाँ पर बांस का एक पूरा का पूरा सरफेस तैयार किया, 8 तरह की दीवारें तैयार की और 8 त्रिकोणीय दीवारें बहुत ज़्यादा ताकतवर भी मानी जाती हैं। तो तुमने जितना किया बहुत किया है, तुम्हें इसके लिए इतना उदास होने की ज़रूरत नहीं है, तुमने अपनी जिम्मेदारी काफ़ी अच्छे से निभाई। जिस पर वो बोलता है लेकिन मास्टर। जिस पर हमारा एनसी बोलता है कि ये लो ये कटोरा और खाओ, इसे पूरी तरीके से पका लिया गया है। वो उसे लेग पीस देता है। जिस पर वो सोचता है कि क्या सचमुच में ये चिकन खाने लायक है, कहीं ये एलेक्सर की जगह कोई ऐसी चीज़ तो नहीं बन जाएगी जो जहर हो। वैसे खा करके तो एक बार देखना ही होगा तो पता चल ही जाएगा। यहाँ पे हमारा एमसी बोलता है कि फिक्र मत करो डॉल्फियोंग, तुम इसे खा सकते हो। वैसे ये यहाँ पर मिलने वाले एलेक्सर जितना ताकतवर तो नहीं लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत तो होगा ही। क्या तुम्हारा पेट कमज़ोर है जो तुम खा नहीं सकते हो? यहाँ पर वो बोलता है कि नहीं, तो तुम खाते क्यों नहीं हो, खाओ। वैसे भी ये एलेक्सर जितना तो नहीं है लेकिन कम से कम कुछ तो ताकतवर होगा ही। तो उसे खा लेता है और बोलता है अरे वाह मास्टर, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, एक और दीजिए। जिस पर बोलता है कि अरे वाह तुम्हें पसंद आ गया। और यहाँ पे हमारा एमसी मन सोच रहा होता है कि जंगल इतना खतरनाक है लेकिन फिर भी डीमन लॉर्ड ने मुझे यहाँ भेज दिया। पिछली ज़िंदगी में मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका था, इसीलिए मैं आज़ाद की ज़िंदगी जीना चाहता था और यहाँ पर से सिर्फ भागना चाहता था पर भाग नहीं पाया और अब मुझे ताकत की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़, मैंने डीमन लॉर्ड से कहा हुआ था कि मैं सिर्फ वहाँ जाकर थोड़ी सी हवा खाना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे इतने खतरनाक जंगल में भेज दिया। लेकिन क्यों? आखिर उन्होंने मुझे यहाँ क्यों भेजा? क्या वो चाहते थे कि मैं मर जाऊँ या फिर वो मुझे यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देना चाहते थे? आखिर है क्या?
क्या वो चाहते हैं कि मैं डिमोनिक आर्ट में महारत हासिल करूं और ताकतवर बनूं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर है? चाहे कोई भी रीज़न हो, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। हमारा हमसे पूछता है, तुम ये बताओ कि तुमने ये 8 तरह से कोण में बनाई गई ये जो दीवारें हैं, जो इतनी अच्छी तरीके से तुमने बनाई है, आखिर तुमने बनाया कहाँ से? ये सामान्य किसी भी तरीके से तो नहीं बनाया जा सकता है, इसके लिए तो माप की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बहुत ज़्यादा काम करता है। तो तुमने कैसे बनाया? जिस पर डॉल्फिन पूछता है कि मास्टर, क्या आप मेरे काम को एक्सेप्ट कर रहे हैं? जिस पर हमारा आंसर बोलता है कि नहीं, तुमने काम काफ़ी अच्छा किया है, इसलिए मैं इसे देखकर बोल रहा हूँ। यहाँ पर डॉल्फिन पूछता है कि लेकिन मास्टर, आपको इस फॉर्मेशन के बारे में कैसे पता? कि आपने पढ़ाई की है? जिस पर वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैंने बस ऐसे ही जाना था, मतलब मैंने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाई की थी, बस इसीलिए मुझे पता है। डॉल्फिन मैंने सोच रहा होता है कि आखिर ये फॉर्मेशन और मार्शल आर्ट के बारे में इन्हें कैसे पता? ये तो एक अलग अध्ययन है। मार्शल आर्ट टेक्निक और ये फॉर्मेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, जिन्हें अलग अलग तरीके से पढ़ा जा सकता है, मगर मास्टर सब कुछ भूल चुके हैं। तो आखिर ये कैसे? क्या वो पढ़ने या जानने का दिखावा कर रहे हैं? थर्ड यंग मास्टर को मैं जितना ज़्यादा जानना चाहता हूँ, उतना ज़्यादा मेरे मन में सवाल उठ रहे हैं। आखिर ये है क्या? नरेशन वाइज बताती है कि उसके बाद 3 दिन में 10 से अधिक किताबों को और मार्शल आर्ट ग्रंथ को हमारे एमसी ने पढ़ डाला और उनकी टेक्निक को जितना हो सके उतना याद करने की कोशिश की। यहाँ पर डॉल्फिन पूछता है कि क्या आपने इसे पढ़ लिया? जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि हाँ, बस अब कुछ रह गई पढ़ने के लिए, ये 10 मैं पढ़ चुका हूँ, जाओ ले जाओ उनको यहाँ से। यहाँ पर हमारे एमसी ने इतनी आसानी से एंडी और लोटस को भी हरा दिया। हालांकि वो पूरी तरीके से नहीं हरा पाया, लेकिन फिर भी उस पक्षी को उसने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। सो ये पूछता है कि डॉल्फिन, क्या तुम्हें उबला हुआ चिकन पसंद है? जिस पर वो हाँ बोल देता है। एंड यहाँ पर हमारा एमसी पूरी तरीके से अहंकार से रहित हो गया। पिछली ज़िंदगी में जितना ज़्यादा एटीट्यूड वाला बंदा था, वो उससे बिल्कुल अलग और एकदम खुश मिजाज हो गया। सो बोलता है कि अरे वाह, तुम्हारा पेट खराब है ना, तुम कितने ज़्यादा बकवास हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? इसके अलावा हमारे एमसी ने और भी कई सारी टेक्निक सीखी। जब वो सीरियस होता है तो उसका ऑरा बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, जिसे समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके अलावा उसने क्यूआई ब्लॉकेज के कारण अपनी जितनी भी क्षमता खो दी थी, वो उससे निराश भी नहीं है, बल्कि खुश और अपना मज़ा ले रहा है। दरअसल ये सारी की सारी बातें डॉल्फिन सोचे जा रहा होता है, क्योंकि जो हमारा एमसी है वो खा पी करके एकदम मज़े ले रहा होता है। उसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा होता है कि क्या है और क्या नहीं है। वो सोच रहा होता है कि ज़रूर मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। इतना खाने के बाद और सोने के बाद दिन रात बस इतना ही करता रहता है। यहाँ पे हमारा एम सिमन सोच रहा होता है कि मैंने डिमोनिक आर्ट में महारत हासिल कर ली है और मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ भी लिया है, लेकिन अगर मैं डिमोनिक आर्ट को सीखने में जल्दबाजी नहीं करूँगा तो शायद ये मेरा पहला मौका है और शायद इसमें मेरी जान भी जा सकती है। मुझे जल्दी करनी होगी, मुझे कम से कम समय में शक्तिशाली बनना है, इसलिए मुझे डार्क शेडो क्यूआई को मुझे इस्तेमाल करना होगा और उसकी टेक्निक को सीखना होगा। मैं उसे नहीं छोड़ सकता हूँ। मेरे लिए जानी पहचानी टेक्निक है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर डिमोनिक आर्ट की जगह राइटिस सेक की आर्ट का इस्तेमाल किया तो ये बहुत बुरा होगा। डार्क शेडो क्यूआई एक नई मार्शल आर्ट है जो कि पिछली पीढ़ी से ही जानी जाती है। ये अधिक समय नहीं हुआ है, लेकिन मैंने टॉप 10 ग्रेट सेक की टेक्निक को यहाँ पर एक्लमेट करने के स्थान पर डिमोनिक आर्ट का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा है। उस समय मैं किलिंग किंग था, लेकिन इस समय मैं चुन हाजिन हूँ। अगर मैं डिमोनिक आर्ट के आधार पर सोचूं तो ये कैसा रहेगा? शायद ये मेरी प्रकृति पर निर्भर करता है, मेरे फॉर्मेशन पर। ये दोनों अलग अलग होंगी। क्या ये ऐसा हो सकता है जैसे कि साफ़ पानी में ये डिमोनिक आर्ट काली बूंद की तरह हो? मानो जैसे साफ़ पानी में एक काली बूंद गिरा जाए तो पूरा का पूरा पानी काला हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर इस डिमोनिक आर्ट को इसमें मिला लूँ तो शायद मेरे लिए एक नई टेक्निक बन जाएगी। डार्क शेडो क्यूआई टेक्निक एक अलग तरह की टेक्निक है, वहीं डिमोनिक आर्ट एक दूसरी तरह की टेक्निक है जो कि कम और पुरानी पीढ़ी से चली आ रही है। तो क्यों ना मैं कोशिश करूँ कि इसे एक नई टेक्निक बना लूँ, ये मेरे लिए कुछ और भी ज़्यादा उपयोगी हो सकती है। और अगर मैं डार्क क्यूआई टेक्निक को हेवनली डीमन सेक्ट से पंथ से जाना चाहता हूँ तो शायद यही मेरा भाग्य है कि मैं पिछली ज़िंदगी से अब तक इस टेक्निक को जानता आ रहा हूँ। तो चलो कल्टीवेशन करना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा कल्टीवेशन करने बैठ जाता है और मन सोचा रहा होता है कि ट्रू डिमोनिक आर्ट और यहाँ पर डार्क शेडो आर्ट, ये दोनों की दोनों अलग अलग तरह की टेक्निक है और इन दोनों की जो एक्यूमुलेशन टेक्निक है वो दोनों से विपरीत है। तो अगर मैं इन दोनों को एक कर देता हूँ और जोड़ने की कोशिश कर सकता हूँ तो ये बहुत बढ़िया होगी और शायद तक मैं एक नई टेक्निक को भी बना लूँ जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होगी। यहाँ पर डॉल्पियोंग बाहर अपनी साफ़ सफाई कर रहा होता है एंड यहाँ पर सोच रहा होता है कि पता नहीं क्या समस्या है। 12 दिन हो चुके हैं लेकिन अब तक वो अंदर ही है, उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैं परेशान ना करूं, लेकिन आखिर वो वहाँ कर क्या रहे हैं? यहाँ पे हमारा एमसी अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है और मैंने सोच रहा होता है कि उन दोनों की जो प्रकृति है वो बिल्कुल विपरीत है, तो कहीं ऐसा ना कोई दिक्कत हो जाए। लेकिन फिर भी मुझे प्रैक्टिस करनी होगी, जो कुछ होगा सो देखा जाएगा।
यहाँ पे हमारा एमसी अपना पूरा जोर लगा रहा होता है और उसने फाइनली उन दोनों को मिला लिया होता है और मन सोच रहा होता है कि फाइनली मैंने इन्हें मिला लिया और अब ये एक नई मार्शल आर्ट टेक्निक बन गई है। डार्क शेडो की वाइट टेक्निक बहुत ज़्यादा विनाशकारी है, वहीं डिमोनिक आर्ट स्थिरता प्रदान करती है और दोनों अलग अलग तरह की टेक्निक्स हैं। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो शायद मेरे अंदर स्थिरता और ताकत दोनों आ जाएगी। हाँ, ये पूरी तरीके से हो चुका है, मुझे और ज़्यादा ताकत लगानी होगी। और मन सोचा जा रहा होता है मैं फील कर सकता हूँ डिमोनिक एनर्जी को जो मेरे अंदर फ्लो कर रही है। ये एक ऐसी टेक्निक है जो मैंने अभी बनाई है, ये एक नई मार्शल आर्ट टेक्निक है जिसे मैं पहले नहीं जानता था। यहाँ पर इतना ज़्यादा ताकत को देख करके डॉल्फिन बोल रहा होता है आखिर ये क्या है, इतनी ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी कैसे महसूस हो रही है यहाँ पर, आखिर किस तरह की मार्शल आर्ट है। यही हमारा एमसी अपने आँख खोल लेता है और उस एनर्जी को सह रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये मार्शल आर्ट अब मैं इसका नाम देता हूँ द ट्रू डिवाइन डार्क डिमोनिक आर्ट। ये एक नई टेक्निक है जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होगी। यहाँ पर हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो अपना काम पूरा कर चुका होता है। सीन शिफ्ट होता में दिखाया जाता है एक मंकी को जो कि काफ़ी ज़्यादा घुर्रा रहा होता है एंड गुस्से में होता है। हमारा एमसी और डॉल्फियोंग उनसे लड़ रहे होते हैं एंड यहाँ पर डॉल्फियोंग उसे ख़त्म कर देता है और बोलता है कि मास्टर मेरे ख्याल से हमें यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकलना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है मास्टर। यहाँ पर हमारा एमसी कुछ नहीं सुन रहा होता, उन्हें काटे जा रहा होता है। डॉल्फियोंग बोल रहा होता है कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है मास्टर, हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। जंगल की अधिक गहराई में जाना खतरनाक हो सकता है और मेरे पैर में और कोई ताकत भी नहीं बची रह गई है। यहाँ पे हमारा एमसी बोलता है कि नहीं, जिस पर डॉल्फिन बोलता है कि मास्टर मेरे ख्याल से बहुत बुरा होगा और हमें वापस लौट जाना है, हमारे कोने में बुद्धिमानी होगी, चलिए। डॉल्फिन बोलता है कि चलिए मास्टर, लेकिन हमारा एमसी उस मंकी को देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैंने सुना है कि जिंग जैंग नाम का जो जानवर है, जिंगजिंग नाम का जानवर है जो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और ये हमेशा झुंड में रहता है, तो फिर ये सिर्फ 3 में क्यों है, मेरे ख्याल से कुछ कम है। ज़रूर आसपास इनका कहीं ना कहीं झुंड ज़रूर होगा। तभी डॉल्फिन को उस जंगल में कुछ महसूस होता है, तो देखता है कि ओ नो, ये आवाज़ किस तरीके की है, ओ नो ये तो जिंगजिंग जानवर है जो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ये इतनी सारी झुंड में आ चुके हैं मास्टर, बहुत ज़्यादा बुरी घटना घटने वाली है, चलिए जल्दी से हमें पीछे हटना होगा, फिर हम बाद वापस आ जाएंगे। यहाँ पे हमारा एमसी बोलता है कि चिंता मत करो। यहाँ पे हमारा एमसी सोच रहा होता है कि डॉल्फिन सही कह रहा है, ये बहुत खतरनाक है, लेकिन फिर भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। इसी स्पीड से करता रहा तो मुझे लगता है कि मैं कुछ टाइम बाद ही जंगल के बहुत ज़्यादा अंदर तक पहुंच जाऊंगा और मैं उस एलेक्सर को भी हासिल कर लूंगा। लेकिन तभी हमारे एमसी को कुछ महसूस होता है एंड यहाँ मैंने सोच रहा होता है कि ये क्या है, ये तो बहुत ताकतवर जानवर की महसूस हो रही है मुझे, कि कितना किलिंग इंटेंट खास तरह का है। तभी वहाँ पर एक जंगली घोड़ा आता है और डॉल्फिन को बहुत ही तेजी से मारता है, जिससे डॉल्फिन बहुत ज़्यादा तेज नीचे गिर जाता है। यहाँ पे हमारा एमसी एकदम सरप्राइज था, मैंने सोच रहा होता है कि आखिर ये जानवर यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो जंगली घोड़ा है, ये बहुत ताकतवर है, इसका किलिंग इंटेंट मुझे कितना खतरनाक महसूस हो रहा है, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि कितना ताकतवर है। मुझे इसे उस बर्ड की तरह कमज़ोर नहीं समझना चाहिए जिसके साथ मैंने पिछली बार गलती की थी। ये बहुत ताकतवर है, मुझे शायद अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। डॉल्फिन जो कि इतने दिन से क्यूआई की प्रैक्टिस कर रहा था और अपने आप को बढ़ा रहा था, उसने उसे एक झटके में ही गिरा दिया। वो इतनी बुरी हालत में है, अब तक हम जितने जानवर लड़ चुके हैं शायद ये उन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। तभी वहाँ पर हमारा एमसी कुछ कर पाता, उससे पहले ही वो उतनी तेज़ी से मारता है वो घोड़ा कि हमारा एमसी बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। हमारा एमसी मैंने सोच रहा होता है कि मुझे जल्दी कुछ करना होगा, लेकिन तभी हमारा एमसी की स्वॉर्ड भी गिर जाती है और वो भी काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर के गिरता है। और यहाँ पर बोल रहा होता है कि ओह नो, ये बहुत ताकतवर, इतनी स्पीड, मैं इसका सामना ढंग से नहीं कर पाऊंगा। यहाँ वो घोड़ा आगे बढ़ रहा होता है, हमारा एमसी बोलता है ठीक है, तो फिर मैं दोबारा बेवकूफ़ नहीं बनूंगा, मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा और अपनी क्यूआई मैंने जितना सीखा हुआ है वो सब मुझे इस्तेमाल करना होगा। लेकिन तभी वो देखता है कि मेरा हाथ क्यों नहीं हिल रहा है। तभी वो देखता है कि उसका हाथ तो टूट गया है, अब वो हमला कैसे करेगा, ना तो स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर सकता है, ना कुछ कर सकता है, ना ही क्यूआई टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है। सो मैंने सोच रहा था कि ओह नो, ये बहुत बुरा है, डॉल्फिन की हालत बहुत बुरी, मुझे उसे बचाना होगा। वहीं वो घोड़ा हमारे एमसी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। हमारा एमसी मन सोच रहा होता है अगर इसी स्पीड चलता रहा तो मैं एक ही बार नहीं कर पाऊंगा और एक भी प्रयास नहीं कर पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा पूरी तरीके से, मुझे कुछ करना होगा। मैंने सोचा जब सब कुछ ठीक होने वाला है तभी ये सब कुछ घट गया। पिछली ज़िंदगी में भी मारा गया था और इस ज़िंदगी में मैंने लापरवाही की जब सब कुछ ठीक चल रहा था और मैं इतना ताकतवर हो गया था, लेकिन तभी ये सब कुछ हो गया है। वो नो, मुझे अपने गार्ड डाउन नहीं करने चाहिए था, मैंने फिर बेवकूफ़ी की। क्या मैं इस जन्म में इस तरीके से मरने वाला हूँ। यहाँ वो घोड़ा उस पर हमला करने वाला, तभी एक शॉट आती है और उस घोड़े पर जाकर के लगती है। सो किसी और नहीं बल्कि डॉल्फिन ने फेंका होता है, क्योंकि हमारे एमसी पर उसे बचाने की जिम्मेदारी है, इसीलिए सो बोल रहा होता है कि तुम बास्टर्ड यहाँ पर आओ, तुम्हारा कॉम्पिटिटर यहाँ है। घोड़ा डॉल्फिन को देखता है गुस्से में। यहाँ पे हमारा एमसी सोच रहा होता है कि आखिर क्यों मैंने ऐसी बेवकूफ़ी की, डॉल्फिन की भी जान खतरे में आ गई है। पिछली ज़िंदगी में मैं इतनी बेवकूफ़ी की वजह से मारा गया था, इस जन्म में मुझे दोबारा मौका मिला, ताकतवर हुआ, सब कुछ सही चला था, लेकिन तभी सब कुछ बिगड़ गया।
क्या ऐसा भी कोई जानवर है जिसे तुम नहीं संभाल सकते हो डॉल्फिन अकेले? वो बहुत खतरनाक जानवर है। यहाँ पर डॉल्फिन बोल रहा होता है कि यहाँ आओ, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। यहाँ पे वो हमारा डॉल्फिन भी डर रहा होता है एंड तुरंत भागने लग जाता है और बोल रहा होता है कि मुझे इतना जल्दी हो सके अपनी ताकत का इस्तेमाल करना होगा, और तेज और तेज। वो घोड़ा हमारे डॉल्फिन के बहुत ज़्यादा पीछे पड़ रहा होता है एंड यहाँ डॉल्फिन एक जगह पर आता है जहाँ पे उसने ना एक जाल बिछाया होता है। वो उस जाल से कूद जाता है एंड वहाँ पर तुरंत दूर जाकर गिरता है, लेकिन तभी वो घोड़ा उस जाल में फंस जाता है और नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पर डॉल्फिन बोल रहा होता है कि फाइनली मैं इसे हरा नहीं सकता हूँ, लेकिन कम से कम इस जाल में फंसा सकता हूँ। शायद वो मर गया होगा, लेकिन तभी देखता है कि वो घोड़ा अभी भी जिंदा रहता है। तो डर जाता है एंड बोल रहा होता है कि ओ नो, वो घोड़ा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, डॉल्फिन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। सो वो डॉल्फिन बोल रही है कितना ज़्यादा जिद्दी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने ज़्यादा कीमती यंग मास्टर को चोट पहुँचाने की? तुम्हारा सिर काट करके तुम्हें सजा देनी चाहिए। यहाँ पर वो घोड़ा काफी ज्यादा गुस्से में डॉल्फिन के आगे बढ़ रहा होता है। तभी डॉल्फिन वहां से भाग जाता है और बोलता है कि फिलहाल मुझे यंग मास्टर को देखना होगा, फिर मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। यहाँ पर वो भाग जाता है और बोल रहा होता है कि यंग मास्टर क्या आप ठीक है मैं आपको ले चलूँ? जिस पर बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ। यहाँ पे हमें 8 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें हेवनली डिमोनिक डिवाइन कल्ट के एल्डर कोड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जिसका नाम होता है ली सुंग। ये यहाँ पर फर्स्ट एल्डर होता है जो बोल रहा होता है कि ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल और बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था, तो हम इसे ली ही बोलने वाले हैं। तब यहाँ पर हम दूसरे बंदे को दिखाया जाता है जो कि एल्डर कोड का दूसरा लीडर है, जो कि बोल रहा होता है जी यांग है इसका नाम। सो बोल रहा होता है कि अच्छा काम किया सीनियर, वैसे मैं इस बार